सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। यहाँ पे हम लोग लोअर पीसीएस की जीके और यूपी जीके की 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करते हैं। तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, लोथल में जो एक महत्वपूर्ण उद्योग था जिसे अपनाया गया था, मिट्टी के बर्तनों के लिए, जहाज का निर्माण के लिए, टेराकोटा खिलौने के लिए, मनका बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मनका बनाने के लिए। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोथल वह स्थान है जहाँ से धान की भूसी के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं, यहाँ से हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य भी मिले हैं। दोहरा दफन, यहाँ एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन चला था। इसका प्रस्ताव सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित कर दिया गया। अगर इसकी बात करें 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी, यानी लाजपत राय। और दिसंबर 1920 जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचार्य ने। तो ये भी याद रखेंगे। विशेषता क्या थी कि विदेशी वस्तुओं, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करना था। समाप्ति इसकी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बात करें अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है दांडी मार्च से। और इसमें नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी में नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया गया। मुख्य तथ्य में इसमें महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया और कर न देना इसका मुख्य हिस्सा था। फिर 1929 यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद इसे अस्थायी रूप से रोका गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मजदूर नेता ने बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल में भाग लेने के लिए राजनंदगांव का दौरा किया? बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बीबी गिरी। तो 1920 के दशक में राजनंदगांव यानी जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है के बीएनसी मिल में हुई ऐतिहासिक मजदूर हड़ताल के दौरान प्रसिद्ध श्रमिक नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी मजदूरों का समर्थन करने के लिए वहां का दौरा किए थे। उनके आगमन ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन था? बीबी गिरी। यहाँ बीबी गिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से, कांग्रेसों के उदारवादी नेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले राजनीतिक एजेंडा से, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके से, मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से। अब इसकी व्याख्या देखें। जैसे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन का कथन था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं ऐसा कहा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी और यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के बचाव के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में शुरू किया गया था। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस एक प्रकार की याचना संस्था है ऐसा कहा था। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही इसके पीछे कोई योजना थी। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए और इसे एक लोक सेवा संघ में बदल देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है? खुदीराम बोस, राजगुरु, रासबिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है रासबिहारी बोस। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय सेना की तो इसे हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन विदेशों में हुआ था। इसकी शुरुआत 1942 में जापान की सहायता से सिंगापुर और टोक्यो जापान में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है, रासबिहारी बोस का नाम आता है। बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका पुनर्गठन करके कमान संभाल ली थी। रासबिहारी बोस की बात करें तो इन्होंने ही टोक्यो जापान में भारतीय राष्ट्रीय सेना की नींव रखने में मुख्य भूमिका निभाई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंप दी गई। खुदीराम बोस का अगर बात करें तो ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908 से संबंधित थे और राजगुरु जो है भगत सिंह और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है मूल रूप से यह एक मौलिक अधिकार नहीं था, अधिकार था, लेकिन हालांकि इसे 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 301 के तहत। अगर हम बात करें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कानून की समझ समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है और लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922। इसमें 19 से 22 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, देश भर में घूमने की और कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। इसमें मानव तस्करी, बेगारी, जबरन श्रम और बाल श्रम को रोक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, यानी किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण तथा शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में है। ये मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय जाने का अधिकार है और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के विषय में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अब देखिए अनुच्छेद 51 जो है यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात अनुच्छेद 51 पे है। और अनुच्छेद 48A में यह पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित है, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा, ग्राम सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
1905 में, 1902 में, 1901 में, 1904 में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1904। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्राचीन स्मारकों का संरक्षण करना, पुरातत्वीय खुदाई पर नियंत्रण रखना और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की रक्षा करना था। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से लेके 1905 तक भारत के वायसराय रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठभाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया है? 200 रुपये के नोट पे, 50 रुपये के नोट पे, 500 रुपये के नोट पे, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सांची स्तूप जो है ये 200 रुपये के नोट पे है। देखिए 10 रुपये के नोट पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है। 20 रुपये के नोट पे है एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं। 50 रुपये पे नोट पे है हम्पी रथ का। और 100 रुपये के नोट पे है रानी की वाव जो कि गुजरात में है। और 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप था जो कि मध्य प्रदेश में था। और 500 रुपये नोट पे है लाल किला दिल्ली का। 2000 के नोट पे मंगल यान है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय योजना के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सुखदेव चक्रवर्ती को, पीसी महालनोबिस को, के.एन. राज को, जॉन मथाई को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को अक्सर भारतीय योजना के निर्माता या भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 थी इसका मसौदा तैयार किया था जो औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। सांख्यिकी संस्थान, उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना भी की थी। उन्हें भारत के आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योगों और सांख्यिकी डेटा के उपयोग पर जोर देने के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है डैश कहती है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित दर, यानी में से कोई नहीं। तो रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा शिखर हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल, यानी में से कोई नहीं। तो अन्नपूर्णा शिखर सम्मेलन नेपाल में है। किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वो लक्षद्वीप में है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप यह एक द्वीप समूह है जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जो सदाबहार वनों के लिए अनुकूल है। अगर अन्य विकल्प में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो साल के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वीय राज्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार डैश से ऋण लेती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, वित्त मंत्रालय से, भारतीय रिजर्व बैंक से, विश्व व्यापार संगठन से, यानी में से कोई नहीं। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो 1 रुपये का नोट और सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य करेंसी नोट 2 रुपये और उससे ऊपर के सभी नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और उन पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत तरीके से मिलाया गया है? तो रोहिलखंड मध्यम वर्षा बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड बार बार वर्षा, जी हाँ। तराई क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा, बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम वर्षा, नहीं। पश्चिमी नहीं बल्कि दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है और सबसे कम जो वर्षा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होती है और सबसे अधिक अगर पूछेगा तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम मथुरा में। मथुरा में सबसे अधिक मेले भी लगते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस गजट 1845 में वाराणसी से किसके संपादक को
में प्रकाशित हुआ था। मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोविंद रघुनाथ दत्ते, सदानंद मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर है गोविंद रघुनाथ दत्ते। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? 1956 में, 1968 में, 1975, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 1968 में लगा था। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 जनवरी 1968 को लगाया गया था और अंतिम बार 8 मार्च 2002 को लागू किया गया था। तो अंतिम बार हुआ है 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। और पहली बार जो था 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। और उस समय मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, राज्यपाल इसमें बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर देवेश सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? कानपुर, इटावा, नोएडा, एटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये इटावा से है। अब यहाँ पे कुछ हॉकी के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ललित कुमार उपाध्याय जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं, और ललित भारतीय टीम के प्रमुख फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। वह टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। राजकुमार पाल की बात करें तो ये गाजीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेजर ध्यानचंद तो कौन नहीं जानता, ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इनका जन्मस्थली माना जाता है। और उनकी कप्तानी में भारत ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। केडी सिंह बाबू की बात करें तो बाराबंकी में इनका जन्म होता है और 1948 और 1952 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय दल के महत्वपूर्ण सदस्य थे। एस मोहम्मद शाहिद की बात करें तो वाराणसी के जादुई डिब्रल साहिब ने 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तम सिंह की बात करें तो भारतीय जूनियर और सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले और लखनऊ के साई सेंटर में प्रशिक्षित उत्तम सिंह वर्तमान उभरते सितारे हैं। तो ये सभी लोगों को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी की प्रथम सम्मेलन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में धात्विक खनिजों की पर्याप्त मात्रा में कमी है, बिल्कुल। चूना पत्थर मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, जी हाँ। और सोनभद्र जिले में कोयला पाया जाता है। तो तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य, सामाजिक कार्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले इस सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल 11 लाख रुपए और पुरस्कार राशि में 50,000 रुपये की वैकल्पिक मानसिक पेंशन शामिल है। उत्तर प्रदेश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। इसका सही उत्तर है यश भारती पुरस्कार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण शासन में आशा कार्यकर्ता का नहीं है? मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये तो है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये भी है। ग्राम स्वास्थ्य बजट को मंजूरी देना, तो बजट का मंजूरी देना नहीं होगा। टीकाकरण कार्यक्रमों को सुगम बनाना, ये भी होता है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? आगरा, बरेली, गाजीपुर, लखनऊ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गाजीपुर में गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भाग में बांटते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी, तीसरा है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। हिमालयी नदी में गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, जिसे हम काली नदी भी बोलते हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती और गंडक नदी ये हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन और कर्मनाशा नदी। और मैदानी क्षेत्र में गोमती, काली, सई, वरुणा और ईसन नदी आ जाती हैं। अब नदी और उसके उद्गम स्थल और समाप्ति स्थल यानी संगम की बात करेंगे। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से और गंगा नदी प्रयागराज में से मिल जाती है। घाघरा सरयू नदी की बात करें तो मापचुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। गोमती नदी जो है फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी गाजीपुर में मिल जाती है।
और रामगंगा नदी जो है दूध तोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी में कन्नौज में मिल जाती है। राप्ती नदी की बात करें तो नेपाल से निकलती है, घाघरा नदी देवरिया में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना नदी में हमीरपुर में मिल जाती है। वैसे केन नदी कैमूर पहाड़ी जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में बादा में मिल जाती है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है और यमुना नदी इटावा से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी पटना बिहार में मिल जाती है। अगला प्रश्न, चुनौतियाँ मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, योगी आदित्यनाथ ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विमोचन किया था जगदीप धनखड़ ने और यह जो है वो आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से बताता है कि उत्तर प्रदेश धात्विक खनिजों में गरीब लेकिन गैर धात्विक खनिजों में समृद्ध क्यों है? युवा जलोढ़ गठन, पठारी क्षेत्र का भाव, अवसादी चट्टान संरचना का प्रभुत्व, कम वर्षा की स्थिति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अवसादी चट्टान संरचना का प्रभुत्व। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना किस वर्ष से कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था? 1947, 1968, 1951, 1977, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था 1968 में। तो 26 जनवरी 1968 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी को अनिवार्य बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के माध्यम से हिंदी को प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है हुसैन शाह। अगर हम बात करें जौनपुर राज्य की तो इसकी स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसे बसाया था, जिसका असली नाम जूना खां था। उपनाम शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र होने के कारण जौनपुर को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। सरकी वंश की बात करें तो 1394 ईस्वी में मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहां ने यहाँ स्वतंत्र सरकी राजवंश की नींव रखी थी। लोधी आक्रमण 1479 में होता है। इसी में बहलोल लोधी ने अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर इसे वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। नदी की बात करें तो जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गोमती, साई यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा वरुणा, बासुही और पीली नदियाँ भी बहती हैं। मंडल जो है वाराणसी मंडल के अंतर्गत ये जौनपुर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला का 1024 है। और वास्तुकला ऐतिहासिक स्थल में बात करें तो शाही पुल अकबर के आदेश पे मुनीम खान ने 1564-1568 के बीच में गोमती नदी पर इस प्रसिद्ध पुल यानी इसे अकबरी पुल भी कहते हैं निर्माण कराया था। अटाला मस्जिद यहाँ पे सरकी स्थापत्य शैली का यह बेजोड़ नमूना है। इसे इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जामा मस्जिद भव्य मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के काल में 1478 में पूरा हुआ था। लाल दरवाजा मस्जिद इस सरकी सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने 1450 ईस्वी में बनाया था। शाही किला इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसके भीतर एक प्रसिद्ध 4 अंक की मस्जिद और हम्माम बाथ मौजूद है। शीतला माता चौकिया धाम यहाँ प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो ये कन्नौज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान युग्म को पहचानिए। मिनिकॉय लक्षद्वीप सही है, रास द्वीप अंडमान निकोबार सही है, कवरती द्वीप लक्षद्वीप ये भी सही है, वालक द्वीप तमिलनाडु नहीं बल्कि ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी मैदानी के बारे में कौन सा कथन सही है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, बिल्कुल। मानसून के दौरान बाढ़ की आशंका, बिल्कुल। मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा से बना नहीं, बेसाल्टिक लावा से नहीं बल्कि गंगा और यमुना के मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बेसाल्टिक लावा से हो जाएगा दक्कन का पठार। तो इसमें केवल 2 सही, 1 और 2। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? 1946, 1951, 1948, 1950, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 1951। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।